जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे मुगल्स का आर्ट एंड आर्किटेक्चर, कला और स्थापत्य। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने मुगलों की अर्थव्यवस्था देखी थी, इकोनॉमिक एक्सपेक्ट। आज हम उनकी कला और स्थापत्य देखेंगे। देखिए, मैंने लास्ट क्लास में जब आपको बताया था कि मुगलों की अर्थव्यवस्था जो थी वो बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस थी, मतलब उनके पास बहुत अच्छा पैसा था। ठीक है, उनकी अर्थव्यवस्था बहुत स्ट्रांग थी। मैंने इसका आधार बताया था कि इसका आधारशिला क्या है। देखिए, मुगलों के समय में जो स्थापत्य बनाए गए, जो आर्किटेक्चर्स बनाए गए, आप यहाँ पर इमेजेस देख रहे होंगे, ये सारे आर्किटेक्चर्स मुगलों के टाइम के बनाए हुए हैं। ठीक, तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई भी डायनेस्टी के दरमियान अगर इतने बड़े बड़े स्थापत्य बनते हैं तो जाहिर सी बात है कि उस डायनेस्टी के पास पैसा होगा तभी बने। बिना पैसे के तो चीजें बनती नहीं है। ठीक, तो किसी भी डायनेस्टी का स्थापत्य या हम आर्किटेक्चर की हम बात करें तो वो उसकी इकोनॉमिक एस्पेक्ट को दिखाता है। जैसे आप कई सारी हमने डायनेस्टीज ऐसी पढ़ी जिनके बहुत अच्छे स्थापत्य नहीं थे, तो कारण क्या था उसका? क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं हुआ करता था। ठीक, लेकिन चूंकि मुगल एक लंबे समय तक शासन में रहे, ठीक है, और एक बहुत बड़े एरिया तक इन्होंने शासन किया, तो जाहिर सी बात है कि इनके पास अच्छा खासा पैसा, अच्छा खासा रेवेन्यू था, जिसके चलते इन्होंने कई सारे स्थापत्य बनवाए। अलग अलग मुगल सम्राटों ने अलग अलग बनवाए। ठीक, लेकिन ये जितने भी स्थापत्य या जो हम कला की हम बात कर रहे हैं ना, ये हमेशा इसका जो ड्यूरेशन रहा है वो 1526 से लेकर के 1707 तक ही रहा है। क्योंकि 1707 में औरंगजेब की डेथ हो गई थी, और औरंगजेब की डेथ के बाद से मुगलों का पतन शुरू हुआ। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1707 के बाद कोई भी ऐसा आर्किटेक्चर स्पेसिफिक नहीं बनाया गया, क्योंकि मुगलों की जाहिर सी बात है कि जब मुगल डायनेस्टी जो है वो अगर डाउन हो रही थी, इसका मतलब कि उनकी अर्थव्यवस्था गिर रही थी। कोई भी डायनेस्टी किस आधार पर गिरती है? जब उनकी अर्थव्यवस्था गिरती है। तो भाई, जब अर्थव्यवस्था गिरी हुई थी, जब उनके पास उतना पैसा नहीं था, तो वो स्थापत्य कहां से बनाएंगे? और इसके अलावा बहुत सारे विद्रोह भी हो रहे थे। ठीक है, मतलब शांति व्यवस्था बहुत कम थी। ठीक, तो आप देखेंगे औरंगजेब के बाद से कोई भी ऐसा स्पेसिफिक बड़ा आर्किटेक्चर नहीं बनाया गया, ना तो कला का विकास हुआ। ठीक, तो ना तो आर्ट का विकास हुआ, ना आर्किटेक्चर का विकास हुआ। ठीक, तो ये जितना भी विकास हुआ है वो औरंगजेब तक हुआ है। ठीक है, तो बाबर से स्टार्ट होता है और औरंगजेब पर आकर के स्थापत्य कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक, उसके बाद कोई महत्वपूर्ण स्थापत्य नहीं बनाया गया। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक, तो आज की हम क्लास में देखेंगे मुगलों का आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे मुगलों का आर्ट, मतलब मुगलों की कला। ठीक है, तो कला की अगर हम बात करें मुगलों की, तो मुगलों में अगर हम कला में बात करें तो इनके यहाँ तीन तरीके की कलाकृति होती थी। एक होता था मुगल पेंटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इनके समय में जो मुगलों की जो चित्रकला थी, ठीक है, वो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट थी। मतलब मुगलों की अगर हम बात करें तो मुगलों ने जो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट अगर हिस्ट्री में दिया है योगदान, तो उसकी पेंटिंग ने दिया है, चित्रकला ने। ठीक है, इसके बाद बात करें चित्रकला के अलावा, तो इनकी चित्रकला जो थी वो बहुत फेमस थी मुगलों की। इसके अलावा अगर हम बात करें तो म्यूजिक, इनका जो संगीत था। ठीक है, देखिए, शाहजहां तक अगर हम बात करें ना, तो संगीत को लेकर के बड़ा अच्छा इनका वो रहा है, मतलब और अच्छा संगीत को लेकर के इनका बड़ा अच्छा हो रहा। लेकिन औरंगजेब जो था उसने फिर ये सारी चीजें बंद करवाई थी, क्योंकि औरंगजेब जो था वो पूरा शरीयत के हिसाब से चलता था, और शरीयत में ये गाना बजाना इन सब चीजों में हराम है। ठीक है, तो इसीलिए औरंगजेब के बाद से म्यूजिक का उतना विकास नहीं हुआ, लेकिन औरंगजेब के आने से पहले तक अच्छा खासा म्यूजिक था। ठीक, अब म्यूजिक के अलावा डांस, मैंने आपको बताया इनके यहाँ भी खूब सारा डांस वगैरह, ये सारी चीजें वगैरह बहुत सारी हुआ करती थी। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ कलाएं थी। ठीक है, तो देखिए, डांस था, म्यूजिक था, पेंटिंग था, और इसके अलावा भी कुछ कलाएं थी, हम देखेंगे कुछ और भी कलाकृतियां थी जो मुगलों के टाइम पे होती थी। तो मुगल्स में अगर कलाओं की बात करें तो कलाओं में हमें पढ़ना है चित्रकला, पेंटिंग, म्यूजिक, डांस और अदर आर्ट्स। ठीक, तो सबसे पहले हम देखेंगे मुगलों की पेंटिंग। तो अगर हम पेंटिंग की बात करें तो मुगल्स मेड अ स्पेशल कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ पेंटिंग।
देखिए मुगलों ने चित्र के विषय पर, ठीक है, अगर हम चित्रकला की बात करें तो इस क्षेत्र में इनका विशिष्ट योगदान दिया है मुगलों ने, ठीक है। दे स्टार्टेड दी वाइब्रेंट ट्रेडिशन ऑफ पेंटिंग। वाइब्रेंट ट्रेडिशन ऑफ पेंटिंग का मतलब होता है उन्होंने चित्रकारी की जीवंत परंपरा को प्रारंभ किया था। वाइब्रेंट ट्रेडिशन मतलब जीवंत परंपरा, ठीक है। वाइब्रेंट ट्रेडिशन का मतलब होता है जीवंत परंपरा। तो उन्होंने चित्रकला को, जीवंत परंपरा को प्रारंभ किया था चित्रकला की, ठीक है। दे स्टार्टेड वाइब्रेंट ट्रेडिशन ऑफ पेंटिंग। इसके अलावा बात करें, द डेवलपमेंट ऑफ मुगल पेंटिंग रिजल्टेंट फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ इंडियन एंड पर्शियन स्टाइल्स। देखिए अब जो मुगल चित्रकला का विकास हुआ, इसमें सिर्फ और सिर्फ भारतीय शैलियां शामिल नहीं थी, बल्कि फारसी शैलियां भी शामिल थी। मतलब चूंकि ये खुद पारसी थे, पर्शियन थे ये लोग, ठीक। तो इंडियन स्टाइल और पर्शियन स्टाइल दोनों शैलियों का सम्मिश्रण का परिणाम स्वरूप रहा है। मतलब इनकी पेंटिंग में आपको भारतीय शैलियां भी नजर आएंगी और पर्शियन शैली भी नजर आएगी। तो इनकी पेंटिंग का जो सबसे प्रमुख वो ये था कि देयर इज अ मिक्सिंग ऑफ अ इंडियन एंड पर्शियन स्टाइल्स, ठीक। तो डेवलपमेंट ऑफ मुगल पेंटिंग रिजल्टेड फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ इंडियन एंड पर्शियन स्टाइल्स। इसके अलावा अगर हम बात करें, द सब्जेक्ट्स ऑफ द पेंटिंग्स वर लग्जरी ऑफ कोर्ट बेस्ड ऑन द किंग्स इंटरेस्ट एंड नेचुरल सीन्स। अब देखिए अगर हम बात करें इनके चित्रों की, पेंटिंग्स की, तो इनके जो विषय हुआ करते थे, एक तो सबसे पहली बात तो ये अपने जो चित्र थे उसमें जो दरबार हुआ करता था उसकी शानो शौकत दिखाते थे। मतलब कि जो कोर्ट, जो उनका दरबार हुआ करता था, उसकी शानो शौकत को दर्शाया करते थे अपनी पेंटिंग में, ठीक। इसके अलावा बादशाह की जिस पे रुचि होती थी उसको दर्शाया करते थे पेंटिंग में। मतलब देखिए बादशाह का भी कुछ ना कुछ रुचि थी, ठीक। जैसे आपको इनकी कई पेंटिंग्स दिखाई जाएंगी जिसमें बादशाह है और उनकी उंगली पर एक तोता बैठा हुआ है। तो ये इंटरेस्ट पे डिपेंड करता था। तो इनकी पेंटिंग्स में क्या होता था, राजा के इंटरेस्ट की भी चीजें होती थी और प्राकृतिक दृश्य तो होते ही थे। अभी हम आगे कुछ फोटोज देखेंगे इनकी पेंटिंग की, तो आप उन्हें देखिएगा, ठीक है। तो तीन चीजें हुआ करती थी, एक तो दरबार की शानो शौकत दिखाते थे, राजा का क्या इंटरेस्ट था वो दिखाते थे, और जो प्राकृतिक दृश्य थे उसको भी दर्शाया जाता था। इसके बाद बात करें, नेटिव इंडियन पेंटिंग्स एम्फेसाइज द फ्लैट लैंडस्केप, स्ट्रॉन्ग ड्राइंग ऑन मल्टी कलर्स, clearly representation of forms and objects, while the Mughal style emphasized subtle techniques, three-dimensional and realistic scenes। देखिए अगर हम बात करें मूल भारतीय चित्रकला की, ठीक है, तो उनकी जो शैली होती थी उसका सपाट परिदृश्य होता था, सशक्त रेखांकन स्ट्रॉन्ग ड्राइंग, इसके अलावा बहुरंगी योजना हुआ करती थी, मतलब मल्टीपल कलर्स का यूज किया करते थे, ठीक है। इन सारी चीजों पर जोर दिया जाता था। और अगर हम बात करें तो क्लियर रिप्रेजेंटेशंस ऑफ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट्स, आकृति एवं वस्तुओं के स्पष्ट प्रतिरूपण पर जोर दिया जाता था। मतलब जो इंडियन पेंटिंग्स हुआ करती थी, भारतीय चित्रकला, वो एक तो सबसे पहली बात तो सपाट परिदृश्य फ्लैट लैंडस्केप, इसके अलावा सशक्त रेखांकन स्ट्रॉन्ग ड्राइंग, ठीक है, बहुरंगी योजना मल्टी कलर्स, और क्लियर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट्स, इसका मतलब आकृति व वस्तु के स्पष्ट प्रतिरूपण, स्पष्ट प्रतिरूपण, इन सारी चीजों पर एम्फेसाइज किया जाता था, ठीक है। लेकिन अगर वही हम मुगल शैली की बात करें तो इनमें सबटाइल टेक्निक, इसका मतलब होता है सुषुम तकनीक, ठीक है। तो सुषुम तकनीक, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो थ्री डायमेंशनल, त्रिआयामी, थ्री डायमेंशनल का मतलब होता है त्रिआयामी, ठीक है, ये हुआ करता था। और रियलिस्टिक सीन्स, इसका मतलब हुआ करता था यथार्थवादी दृश्य, यथार्थवादी दृश्य, रियलिस्टिक सीन्स, इनकी बात की जाती है। तो इंडियन पेंटिंग्स और मुगल स्टाइल में इन इन चीजों का ध्यान दिया जाता था। इसके अलावा बात करें, मुगल पेंटिंग वॉज रिच इन द स्किल ऑफ ड्रॉइंग फाइन लाइन्स विथ एक्सट्रीमली फाइन एंड पॉइंटेड ब्रश। देखिए मुगलों का जो चित्रकला था, इनकी चित्रकारी बहुत ही महीन हुआ करती थी। फाइन लाइन का मतलब होता है महीन,
फाइन लाइन का मतलब क्या होता है? महीन होना, ठीक है। एवं नुकीली, ठीक है, एक्सट्रीमली फाइन, ठीक है, ठीक है, नुकीली हुआ करती थी, ठीक है, और बारीक रेखाएं हुआ करती थी इसमें, बारीक मतलब एक्सट्रीमली फाइन, ठीक है, कौशल से समृद्ध थी, ठीक है। तो मतलब जो मुगल पेंटिंग थी उनमें कौन कौन सी स्किल होती थी? एक तो सबसे पहली बात ड्राइंग फाइन लाइंस, मतलब महीन चित्रकारी, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो बारीक रेखाएं, ठीक है, और नुकीले तुलिका मतलब पॉइंटेड ब्रश, ये सारी स्किल हुआ करती थी मुगल पेंटिंग्स की, ठीक। इसके बाद बात करें द कलर स्कीम ऑफ द मुगल स्टाइल डिफर्स फ्रॉम द प्रेवलेंट इंडियन ट्रेडिशन एंड द ईरानियन ट्रेडिशन इन विच गोल्डन कलर्स वर यूज्ड। देखिए, मुगल शैली की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इनमें कई सारे रंग प्रचलित थे, ठीक है, इंडियन ट्रेडिशन और ईरानियन ट्रेडिशन के, जिसमें गोल्डन कलर का भी यूज किया जाता था, ठीक है। मुगलों का जो था इंडियन और ईरानियन ट्रेडिशन से थोड़ा अलग था कलर स्कीम में, ठीक है। मतलब अगर हम बात करें तो मुगल शैली का रंग विधान, कलर स्कीम जो हुआ करती थी वो भारतीय परंपरा और ईरानी परंपरा से अलग थी, ठीक है। इसमें गोल्डन कलर का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। मतलब इंडियन ट्रेडिशन और ईरानियन ट्रेडिशन में गोल्डन कलर इस्तेमाल नहीं किया जाता था, लेकिन जो मुगल स्टाइल पेंटिंग थी उसमें किसका इस्तेमाल किया जाता था? इंडियन ट्रेडिशन, सॉरी, गोल्डन कलर्स का। इसके अलावा बात करें, कूची और ब्रश वॉज यूजफुल मेड ऑफ स्क्वेरल हेयर। देखिए, इनका जो कूची या ब्रश हुआ करता था ये गिलहरी के बालों से बना हुआ था, ठीक है। तो इनके यहाँ जो गिलहरी होती है ना, गिलहरी के बालों से बनाया जाता था इनका कूची या ब्रश जिसको कहते हैं, ठीक। इसके बाद बात करें, द पेंटर्स ऑल्सो पेंटेड इवनिंग एंड नाइट पेंटिंग्स। अच्छा, इनकी शाम और रात की भी पेंटिंग बना करती थी, मतलब इनके जो चित्र थे, ठीक है, चित्रकारी, वो संध्या और रात्रि के चित्रांकन भी किया करते थे, इन विच सिल्वर एंड गोल्ड कलर्स वर यूज्ड। अच्छा, इसमें सिल्वर और गोल्ड कलर्स का इस्तेमाल किया करते थे, ठीक है। इसके अलावा बात करें, मोस्टली पेंटिंग्स वेयर मेड ऑन पेपर। अच्छा, देखिए, इनकी ज्यादातर जो पेंटिंग्स थी वो कागज पर बनाई जाती थी, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो कपड़ों पर भी मिली है, ठीक है, वॉल्स पर भी मिली है, दीवार जो हुआ करती थी, ठीक है, और आइवरी, ठीक है, इन पर भी चित्र बनाए जाते थे, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि मोस्टली जो बनाया जाता था इनके यहाँ चित्र वो कागज पर बनाया जाता था। इसके अलावा कपड़ों पर, दीवारों पर और हाथी दांत, आइवरी का मतलब होता है हाथी दांत, ठीक है, इन पर भी क्या हुआ करता था? चित्र बनाए जाते थे, ठीक। तो ये था मुगल पेंटिंग्स के बारे में, ठीक है। तो अब समझ में आया आपको मुगल पेंटिंग्स किस तरीके की होती थी, ठीक है। इस पॉइंट्स को आप एक एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, कुछ पॉइंट्स आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम देखेंगे मुगल पेंटिंग्स कौन कौन सी हैं, ठीक। इसके बाद अगर हम देख लें तो मुगल एम्परर्स के टाइम पर जो अलग अलग एम्परर्स थे उनके टाइम पर किस तरीके से चित्रकला का विकास हुआ, अब हम उसको देख लेते हैं। सबसे पहले था बाबर और हुमायूं का वक्त, ठीक। अगर हम बाबर और हुमायूं की बात करें तो इनके समय में, ठीक है, पेंटिंग हुआ करती थी, ठीक है, इनके समय में भी प्रारंभिक चित्रकारी देखने को मिलती थी। इसके अलावा बात करें, बाबर शोड इंटरेस्ट इन पेंटिंग। अच्छा, बाबर भी जो था उसकी भी चित्रकला में रुचि थी, देखिए, ठीक है। उसने ईरान के प्रसिद्ध चित्रकार बिहजाद, ईरान के एक पेंटर थे जिनका नाम था बिहजाद, ठीक है, उनकी चित्रों की समीक्षा की थी, ठीक है। तो मतलब कि बाबर जो था वो उसका चित्रकला में इंटरेस्ट था, पेंटिंग में। उसने ईरान का एक पेंटर था जिसका नाम था बिहजाद, ठीक है, उसकी पेंटिंग का रिव्यू किया था, मतलब समीक्षा करी थी, ठीक है, बाबर ने। इसके अलावा बात करें, टू फेमस ईरानियन पेंटर्स अब्बासमद एंड मीर सैयद अली लिव्ड इन हुमायूंस कोर्ट। देखिए, दो प्रसिद्ध ईरानी चित्रकार थे, एक का नाम था अब्दुस समद, ठीक है, एक का नाम था अब्दुस समद और दूसरे का नाम था मीर सैयद अली। तो अब्दुस समद और मीर सैयद अली, ये दोनों क्या थे? चित्रकार थे। और ये किसके कोर्ट में थे या किसके दरबार में रहते थे? ये हुमायूं के दरबार में रहते थे। इनका हुमायूं के दरबार में रहने का मतलब क्या है कि चित्रकला जो थी वो हुमायूं को भी था, चित्रकला को लेके, तभी तो पेंटर्स को बिठा के रखा था आपने उसमें।
एक था अब्दुस समद और दूसरा था मीर सैयद अली। ठीक है, तो ये दोनों याद रखिएगा, ये दोनों फेमस ईरानियन पेंटर्स थे। किसके समय में? हुमायूं के दरबार में। क्लियर हुआ? ठीक। अगला बात करें, अगला था अकबर का पीरियड। अकबर की अगर हम बात करें तो एट दिस टाइम यूरोपियन इन्फ्लुएंस इज विजिबल ऑन पेंटिंग। अब देखिए इस टाइम पर अगर हम बात करें ना अकबर के समय में, तो यूरोपियंस जो थे वो भारत में आ चुके थे। आप अगर याद करें तो यूरोपियंस में पोर्चुगीज तो पहले से थे, लेकिन 1600 में आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी, डच आ चुके थे। ठीक है, तो इनकी जो पेंटिंग थी उसमें यूरोपियन इन्फ्लुएंस भी था। ठीक है, मतलब यूरोपियन प्रभाव भी इनकी चित्रकला में दिखाई देता था। सिनेमेटोग्राफी एंड पर्सपेक्टिव वर प्रमोटेड इन द पेंटिंग्स ऑफ दिस पीरियड। सिनेमेटोग्राफी का मतलब होता था छायाकरण। ठीक है, और परिप्रेक्ष्य। छायाकरण और परिप्रेक्ष्य, सिनेमेटोग्राफी मतलब छायाकरण, और दूसरा जो हुआ करता था पर्सपेक्टिव का मतलब होता था परिप्रेक्ष्य। इनके समय में इन दोनों चीजों को बढ़ावा दिया गया, सिनेमेटोग्राफी और पर्सपेक्टिव को। इसके बाद बात करें, डार्क ब्लू एंड रेड कलर्स वेर यूज्ड एक्सेसिवली। इनके समय में गहरे नीले और लाल रंग का सबसे अत्यधिक प्रयोग हुआ था। किसके समय में? अकबर के समय। ठीक है, तो अकबर के समय में एक तो गहरे नीले और दूसरा लाल रंग का बड़ा इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद बात करें, द प्रोमिनेंट पेंटर्स ऑफ दिस पीरियड वाज मीर सैयद अली, दस्ताए आमिर हमजा। इनका नाम था दस्ताए आमिर हमजा, मीर सैयद अली। इसके बाद अब्दुल समद, दसवंत मिस्किन, बासवान, मनोहर केसु नन्हा। ये सारे क्या हुआ करते थे? प्रोमिनेंट पेंटर्स हुआ करते थे, चित्रकार। ठीक, कौन कौन हुआ करते थे? मीर सैयद अली, अब्दुल समद, दसवंत मिस्किन, बसावन, मनोहर केसु नन्हा। ठीक है, ये सारे प्रोमिनेंट पेंटर्स किसके समय पे हुआ करते थे? अकबर के टाइम पे। क्लियर हुआ? ठीक, और हुमायूं के टाइम पे कौन कौन थे? अब्दुल समद और मीर सैयद अली। इसके अलावा बात करें जहांगीर की। ठीक है, तो जहांगीर के समय, द पीरियड ऑफ जहांगीर इज कंसीडर्ड टू बी द गोल्डन एज ऑफ पेंटिंग। देखिए जहांगीर का जो काल था ना, ठीक है, वो चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता था, क्योंकि जहांगीर खुद एक बहुत अच्छे पेंटर थे। ठीक है, तो चित्रकला का जो सबसे ज्यादा विकास हुआ था जहांगीर के टाइम पे। ठीक है, वही अभी हम जो आर्किटेक्चर पढ़ेंगे ना, स्थापत्य, शाहजहां के काल को स्थापत्य का गोल्डन पीरियड कहा जाता है। देखिए फर्क है, जहांगीर के काल को चित्रकला का गोल्डन पीरियड बोला जाता है, लेकिन अगर हम शाहजहां के काल की बात करें तो उनको स्थापत्य का गोल्डन पीरियड बोला जाता है, क्योंकि उनके समय में सबसे ज्यादा स्थापत्य बने थे। ठीक है, तो जहांगीर को के पीरियड को गोल्डन एज ऑफ पेंटिंग कहा जाता है। और इस समय की अगर हम चित्रकला की बात करें तो इनके समय में पर्शियन इन्फ्लुएंस, ठीक है, से चेंज होकर के इंडियन फॉर्म में तब्दील हो चुके थे। ठीक है, मतलब जहांगीर के समय में चित्रकला जो थी वो पर्शियन इन्फ्लुएंस मतलब फारसी प्रभाव से मुक्त होकर इंडियन रूप में ढल गई थी। ठीक है, मतलब भारतीय रूप में क्या हो गई थी? ढल गई थी। तो पर्शियन इन्फ्लुएंस एंड गेट मोल्डेड इनटू इंडियन फॉर्म। ठीक है, मतलब पर्शियन से अब चेंज होकर के क्या हो गया था? इंडियन फॉर्म। इसके बाद बात करें, ड्यूरिंग दिस पीरियड नेचर वॉज depicted more vividly and finely. Instead of religious pictures, more pictures of court, natural scenes, animals and birds were being drawn. देखिए इनके समय में प्रकृति का अधिक सजीव एवं बारीक चित्रण किया गया, मतलब प्रकृति को दिखाया गया इनके समय में। ठीक है, मतलब कि जो धार्मिक चित्र हुआ करते थे वो ना बनवा करके दरबारी, प्राकृतिक दृश्य, पशु पक्षी आदि के चित्र ज्यादा बनने लगे। ठीक है, इनके चित्र जहांगीर के समय में ज्यादा बनने लगे थे। इसके अलावा बात करें, द डेवलपमेंट ऑफ इमेजेस एंड मुराक्के स्टाइल एल्बम ऑर्नामेंटेड मार्जिन्स वाज द मेन फीचर ऑफ दिस पीरियड। देखिए इनके समय में एक तो छवि चित्रों एवं मुरक्के शैली, छवि चित्रों मतलब इमेजेस,
ठीक है। और मुरक्के शैली मतलब एल्बम। अलंकृत हाशिए, अलंकृत हाशिए मतलब ऑर्नामेंटेड मार्जिन्स का विकास इस काल की प्रभुत विशेषता रही है। मतलब कि इनका मेन फीचर्स जो रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ इमेजेस, मुराक्के स्टाइल एल्बम, ऑर्नामेंटेड मार्जिन्स। इसके अलावा बात करें तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जहांगीर, अबुल हसन, नादिर अल जमान, ठीक है, मंसूर, बिशन दास, मनहर, गोवर्धन, भीमा, इनायत, फारूक बेग, अकरजी वेयर प्रोमिनेंट पेंटर्स। ठीक है, तो इनके समय में ये सारे इंपॉर्टेंट पेंटर्स थे। अबुल हसन, मंसूर, बिशन दास, मनोहर, गोवर्धन, भीमा, इनायत, फरूक बेग, अकरजिया एक्सेट्रा वेयर प्रोमिनेंट पेंटर्स। ये किसके काल में थे? जहांगीर के काल में। अगला जो आता है वो आता है शाहजहां का। ठीक, देखिए इसमें आपको सिर्फ एक एक दो दो बार लाइनें पढ़ लेनी है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ समझने के लिए नहीं है। ठीक है, इसलिए अपन इसको जल्दी जल्दी कंप्लीट कर रहे हैं क्योंकि अपन इसमें ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। अगला बात करें, ड्यू टू शाहजहां इंटरेस्ट इन आर्किटेक्चर देयर वाज अ स्लाइट डिक्लाइन इन मुगल पेंटिंग। अब देखिए मैंने आपको बताया था शाहजहां का काल मतलब स्थापत्य का काल, तो शाहजहां का इंटरेस्ट स्थापत्य पे ज्यादा था, इसी कारण से स्लाइट डिक्लाइन हुआ मुगल पेंटिंग का। शाहजहां वॉज मोर इंटरेस्टेड इन मिनिएचर पेंटिंग एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स। देखिए शाहजहां का था, एक तो मिनिएचर पेंटिंग का मतलब होता है लघु चित्रों, ठीक है, लघु चित्र, ठीक है, मिनिएचर पेंटिंग का मतलब होता है लघु चित्र, ठीक है, और मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है पांडुलिपियों। ठीक है, तो शाहजहां इन दोनों के चित्रों में ज्यादा रुचि रखते थे, एक तो मिनिएचर पेंटिंग और दूसरा मैन्युस्क्रिप्ट्स। इसके अलावा बात करें, ड्यूरिंग दिस पीरियड ब्लैक इंक पेंटिंग वर मेड विच वर प्रिपेयर्ड विद अ मिक्सचर ऑफ पेपर, अलम ग्लव एक्सेट्रा। देखिए इनके समय में काली स्याही का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, इनके काल में ब्लैक इंक, ठीक है, इसके चित्र ज्यादा बनाए जाते थे। ठीक है, स्याह कलम के चित्र बनते थे, जो किससे प्रिपेयर होता था? पेपर और अलम ग्लू से। ठीक है, तो पेपर से हुआ करता था, ठीक है, कागज, ठीक है। इसके अलावा बात करें अलम ग्लू से, ठीक है, तो इस काल में ब्लैक इंक पेंटिंग, ब्लैक इंक से पेंटिंग की जाती थी। इसके बाद बात करें तो कोर्ट पेंटिंग्स, पिक्चर ऑफ एम्परर्स, पिक्चर ऑफ ब्यूटीज, रंग महल एक्सेट्रा वेयर प्रेवलेंट। इनके समय में दरबार के जो चित्र थे, बादशाह के चित्र, सुंदरियों के चित्र, रंग महल, इन सब चीजों की पेंटिंग्स बनाई जाती थी। इसके अलावा बात करें तो गुलिस्तान एंड बुस्तन वेयर द मेन पेंटिंग्स ऑफ दिस टाइम। मतलब गुलिस्तान और बुस्तन जो थी, ये मेन पेंटिंग्स हुआ करती थी इस समय की। ठीक है, इसके अलावा बात करें अगर हम, ड्यूरिंग शाहजहां पीरियड प्रोमिनेंट पेंटर्स वेयर चेतारमन, विचित्र, अनूप चत्तर, मोहम्मद नादिर, इनायत एंड मकर। ये क्या थे? शाहजहां के साइन पर मेन जो पेंटर्स हुआ करते थे। क्लियर हुआ? ठीक, इसके बाद अगला जो पीरियड आता है वो आता है औरंगजेब पीरियड। ठीक है, औरंगजेब की अगर हम बात करें तो द डिक्लाइन ऑफ मुगल पेंटिंग स्टार्टेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शाहजहां। एट दिस टाइम इन प्लेस ऑफ इनोवेशन कंजर्वेटिज्म वाज इनकॉर्पोरेटेड इन द पेंटिंग। देखिए मुगल कालीन चित्रकला का अवसान तो शाहजहां के टाइम से शुरुआत हुई, लेकिन इस समय नवीनता के स्थान पर चित्रों में रूढ़िवादिता का समावेश हो गया था। रूढ़िवादिता मतलब कंजर्वेटिज्म। इसके अलावा बात करें, औरंगजेब वाज वेरी एवर्स टू पेंटिंग एंड म्यूजिक, ओनली अ फ्यू मिनिएचर पेंटिंग वेयर मेड सच एज हंटिंग, ऑर्गेनाइजिंग कोर्ट एंड फाइटिंग। देखिए औरंगजेब जो था ना, चित्रकला और संगीत से अत्यधिक विमुख रहा। देखिए इसकी विमुखता का कारण क्या था कि ये शरीयत के हिसाब से चलता था, और शरीयत में ये सारी चीजें क्या है? वर्जित है। पेंटिंग हो गया, म्यूजिक हो गया, ये सारी चीज इनके समय में। तो औरंगजेब के टाइम पर जो पेंटिंग्स मिली है वो बहुत कम मिली है। ठीक है, ज्यादातर शिकार करने वाली, ठीक है, या दरबार लगाते हुए या युद्ध करते हुए, यही सारी पेंटिंग्स औरंगजेब के टाइम पे मिली। ठीक, तो इसके अलावा अगर हम बात करें मेजर पेंटिंग्स कौन कौन सी थी, तो सबसे पहली थी तूती नामा, टेल्स ऑफ अ पैरेट, ठीक है, हमजा नामा, निगार खाना, मदोना और चाइल्ड बासवान, पेंटिंग्स ऑफ जहांगीर नामा, जहांगीर ड्रीम, अबुल हसन,
पक्षी विश्राम का बाज, उसद मसूर, और इसके अलावा दारा शिकोह की बारात, हाजी मदानी। ये सारी इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स रही हैं मुगल पीरियड की। तूती नामा, हमजा नामा, निगार खाना, मंदोना, ठीक है, जहांगीर नामा, पक्षी विश्राम का बाज, दारा शिकोह की बारात, ठीक है, ये सारी इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स रही हैं। इसके अलावा बात करें, द पेंटिंग्स ऑफ मुगल पीरियड was very prosperous. Their permanent development started from the time of Akbar and reached their climax during Jahangir. But the art of painting started to decline during later Mughals. मैंने आपको बताया कि पेंटिंग्स का आविष्कार अकबर के समय से शुरुआत हुई। हालांकि बाबर और हुमायूं भी इंटरेस्टेड थे पेंटिंग्स में, बट जहांगीर के टाइम तक ये बिल्कुल पीक पे पहुंचा और उसके बाद से क्या होने लगा, डिक्लाइन होने लगा। क्लियर है? ठीक, अब मैं आपको दिखा रहा हूं कुछ इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स मुगल पीरियड की। ठीक, तो इनकी जो इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स रही हैं ये देख लीजिए। ये पेंटिंग है, ये सारी मुगल के काल की रही हैं। ठीक है, ठीक है, ये जो पेंटिंग है ये है तूतीनामा। इसमें आपको एक लड़की दिख रही होगी और तोता दिख रहा होगा। ठीक है, ये तूतीनामा पेंटिंग है। ठीक है, इसके बाद बात करें, ये आपको पेंटिंग नजर आ रही है, ये भी मुगल काल की बनी हुई है। ठीक है, ये हमजा नामा है। ठीक है, ये कौन सी है, हमजा नामा। ठीक है, इसके अलावा बात करें, ये आपको पेंटिंग नजर आ रही होगी एक। ठीक है, ये कौन सी पेंटिंग है, ये जहांगीर नामा का चित्र है। ठीक है, जहांगीर नामा का ये चित्र है। ठीक है, इसमें आपको दिख रहा होगा। और इसके अलावा आपको एक और ये पेंटिंग दिख रही होगी, ये आपको नजर आ रहा है, ये है दारा शिकोह की बारात। ठीक है, ये इसकी पेंटिंग है। ठीक, तो ये सारा पेंटिंग थी इनकी। ठीक है, मुगलों की। ठीक, तो आपको समझ में आया। ठीक, बहुत ही अच्छी और प्रोमिनेंट पेंटिंग्स हुआ करती। इसके बाद बात करें तो अब है मुगलों का म्यूजिक। ठीक है, मतलब अगर हम संगीत कला की बात करें तो अपार्ट फ्रॉम पेंटिंग, द कंट्रीब्यूशन ऑफ मुगल पीरियड इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक इज आल्सो कमेंडेबल. The development of music during Mughal period was able due to the patronage and encouragement of the Mughal emperors and other kings and feudal lords. देखिए, चित्रकला के अतिरिक्त संगीत कला के क्षेत्र में भी मुगल कालीन प्रगति सराहनीय रही है। ठीक है, कमेंडेबल है। ठीक है, मुगल कालीन में संगीत का विकास मुगल बादशाहों और उनके राजाओं, सामंतों के संरक्षण एवं प्रोत्साहन देने के लिए हुआ। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, प्रोत्साहन दिया था म्यूजिक को, इसीलिए म्यूजिक का क्या हुआ, डेवलपमेंट। इसके अलावा बात करें, एक्सेप्ट औरंगजेब, मैंने आपको बताया औरंगजेब जो था ये एकदम कट्टर इस्लामिक था। ये बिल्कुल अपने नियम अनुसार और शरीयत के हिसाब से चलता था, और शरीयत में ये सारी चीजें क्या थी, हराम थी। तो इसके समय काल में हर चीज का डिटोरेशन हुआ, म्यूजिक भी, पेंटिंग भी, हर चीज, क्योंकि ये शरीयत के हिसाब से चलता था। एक्सेप्ट औरंगजेब, ऑल एम्परर्स टुक कीन इंटरेस्ट इन म्यूजिक। औरंगजेब के अलावा अन्य सभी बादशाहों संगीत में गहरी दिलचस्पी लेते थे। ठीक, बोथ बाबर एंड हुमायूं वर म्यूजिक लवर्स। देखिए, बाबर और हुमायूं दोनों ही संगीत प्रिय थे। हुमायूं कॉल्ड अ म्यूजिशियन नेम्ड बाचा फ्रॉम मांडू एंड केप्ट हिम इन हिज कोर्ट। मतलब देखिए, हुमायूं को संगीत इतना पसंद था कि उन्होंने मांडू से बच्चा नामक एक संगीतज्ञ को बुलाकर अपने दरबार में जगह दी। ठीक है, मतलब ये लोग संगीत को प्रेम करते थे। इसके अलावा बात करें तो अकबर के समय में म्यूजिक का डेवलप सबसे ज्यादा हुआ। देयर वेर मेनी फेमस हिंदू मुस्लिम म्यूजिशियंस इन हिज कोर्ट। तानसेन, इनको कौन भूल सकता है, तानसेन को ग्वालियर से लेकर के आए थे। ठीक है, अमंग ऑल द म्यूजिशियंस। ठीक है, और तानसेन ही थे जो सबसे प्रमुख म्यूजिशियन थे। ठीक है, अकबर कॉल्ड तानसेन फ्रॉम ग्वालियर एंड केप्ट हिम इन हिज कोर्ट। ठीक है, इन्होंने ग्वालियर से तानसेन को बुलाया था और अपने दरबार में इसको रखा। ठीक है, और तानसेन ने ही नए रागों की शुरुआत करी थी। ठीक है, इसके अलावा बात करें, अमंग द अदर प्रोमिनेंट म्यूजिशियंस ऑफ अकबर्स टाइम, द नेम अब्दुर रहीम खाने खाना इज पर्टिकुलरली नोटेबल। देखिए, अब्दुर रहीम खाने खाना जो अकबर के नवरत्नों में भी थे। ठीक है, ये भी संगीतकार हुआ करते थे, बहुत बड़े। ठीक है, मालवा वॉज अ फेमस सेंटर ऑफ म्यूजिक ड्यूरिंग अकबर्स रूल टाइम। मालवा जो हुआ करता था ना, मालवा रीजन, ये संगीत के मामले में बहुत प्रमुख सेंटर हुआ करता था। ठीक, द रूलर ऑफ मालवा बाज बहादुर एंड रानी रूपमती वेयर एक्सपर्ट इन डांस एंड म्यूजिक। आप जानते हैं
मालवा का शासक कौन था? बाज बहादुर। ठीक, और उसकी रानी थी रानी रूपमती। ये दोनों डांस और म्यूजिक में क्या थे? एक्सपर्ट थे। क्लियर? और ये किनके समय में थे? अकबर के काल। ठीक है, अगला बात करें, ख्याल बिकेम फेमस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जहांगीर एंड ध्रुपद सिंगिंग ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ शाहजहां। देखिए जो ख्याल था, ठीक है, जहांगीर के समय में ये फेमस हुआ। ठीक है, और जो ध्रुपद गायन था, ठीक है, ये शाहजहां के टाइम पे फेमस हुआ। ठीक है, तो आपको याद रखना है जहांगीर के टाइम पे कौन सा संगीत फेमस था? ख्याल। और शाहजहां के टाइम पर कौन सा फेमस हुआ? ध्रुपद। फेमस सिंगर जो थे जहां शाहजहां के टाइम पे वो थे जगन्नाथ। ठीक है, तो आपको याद रखना है शाहजहां के काल में जो फेमस सिंगर थे वो कौन थे? जगन्नाथ। इसके अलावा बात करें, औरंगजेब बैंड म्यूजिक येट नो बैन कुड बी इम्पोज्ड ऑन इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक। अच्छा देखिए, औरंगजेब ने संगीत पर तो प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन वाग संगीत पर कोई रोक नहीं लगाई जाती, क्योंकि वो, अच्छा वाग संगीत पर क्यों नहीं लगाई गई थी? क्योंकि वो एक खुद ही बहुत अच्छा वीणा बजाने वाला था। ठीक है, मतलब औरंगजेब जो था वो वीणा बजाता था, बहुत अच्छी बजाता था। तो इसी कारण से उसने वाग संगीत पर रोक नहीं लगाई। संगीत पर रोक लगा दी थी, लेकिन वाग संगीत पर रोक नहीं लगाई थी। द क्यून एंड चीफ्तान्स ऑफ द हरम कंटिन्यूड द ट्रेडिशन ऑफ म्यूजिक। देखिए जो इनकी हरम की रानियां और सरदार हुआ कर, सरदारों को ने संगीत को बनाए रखा था। ठीक है, इसके अलावा बात करें, मोस्ट ऑफ द बुक्स ऑन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक वर रिटन इन पर्शियन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ औरंगजेब। अच्छा, जितनी भी किताबें लिखी गई ना फारसी भाषा में भारतीय शास्त्रीय संगीत की, वो किसके टाइम पे लिखी गई? औरंगजेब के समय में। अमंग द पोस्ट मुगल एम्परर्स, मोहम्मद शाह रंगीला गेव मोस्ट पैट्रोनेज टू द म्यूजिक। देखिए पोस्ट मुगल पीरियड, मुगल पीरियड मतलब जो लेटर मुगल्स में आपको एक मुगल राजा मिलेंगे मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, हम जब लेटर मुगल्स पढ़ेंगे तो इनके बारे में पढ़ेंगे। तो मोहम्मद शाह रंगीला ने भी क्या किया, जो आपके संगीत था, ठीक है, उसको बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द रॉयल कोर्ट्स, सेंट्स एंड पोएट्स आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ म्यूजिक। देखिए राज दरबारों के अतिरिक्त संतों और कवियों ने भी संगीत के विकास में बहुत योगदान दिया। ठीक है, संगीत के विकास में बहुत योगदान दिया। क्लियर? तो ये था मुगल म्यूजिक। ठीक, तो म्यूजिक आपको समझ में आया। ठीक, इसमें आप एक एक दो दो लाइन बस पढ़ लीजिएगा संगीत कला में। ठीक, इसके बाद अगला जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो मुगल डांस एंड अदर आर्ट फॉर्म्स। सबसे पहले अगर हम डांस की बात करें तो डांस डेवलप्ड एज एन ऑक्सिलरी आर्ट ऑफ म्यूजिक। ब्यूटीफुल एंड स्किल्ड डांसर्स used to live in the house of nobles and royal courts. Prostitutes also promoted dance. After Aurangzeb, the Mughal court became the arena of dance and music. देखिए मुगल ही काल में अगर हम बात करें तो संगीत के सहायक कला के रूप में नृत्य कला का भी विकास हुआ। डांस मतलब होता है नृत्य कला। ठीक है, बहुत सारे राज दरबारों और सामंतों के घरों में सुंदर एवं कौशल नृत्यांगनाएं रहती थी, मतलब डांसर्स हुआ करती थी। इसके अलावा वेश्याओं ने भी नृत्य कला को बहुत बढ़ावा दिया था। ठीक है, लेकिन औरंगजेब के पश्चात मुगल दरबार जो हो गया था वो पूरा नृत्य और संगीत का अखाड़ा बन चुका था। ठीक है, तो औरंगजेब के बाद द मुगल कोर्ट बिकेम द अरीना ऑफ डांस एंड म्यूजिक। मोहम्मद शाह रंगीला अंगीला तो पूरे दिन बैठ के सिर्फ नाच गाना और यही सब देखा करते थे मुगल दरबार। ठीक है, हम आगे देखेंगे। इसके अलावा अदर आर्ट्स थे, जैसे द आर्ट ऑफ कैलीग्राफी। कैलीग्राफी का मतलब होता है सुलेख, सुलेख। ठीक है, तो मुगल काल में सुलेख जो था इसकी कला की भी बहुत विकसित हुआ। ऑल्सो डेवलप ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। कैलीग्राफी, कैलीग्राफी मतलब सुलेख। ठीक है, द कवर एंड पेजेस ऑफ बुक्स वेर पेंटेड एंड डेकोरेटेड विद ब्यूटीफुल लेटर्स। देखिए जो पुस्तकों की जो, ठीक है, पन्नों की सुंदरता थी, अक्षरों से लिखकर चित्रित कर उन्हें सजाया जाता था। ठीक है, तो कैलीग्राफी का इस्तेमाल बहुत किया गया था। आज जो हमारा भारत का संविधान है, अगर आप उसकी ओरिजिनल कॉपी देखेंगे ना तो उसमें भी बहुत ऐसी ही कैलीग्राफी का इस्तेमाल किया गया है, मतलब उसको बहुत अच्छे से बॉर्डर लाइन से डेकोरेट किया गया है। उनके टाइम पर भी ये चीजें थी। एट दिस टाइम
embroideries, ivory and wood carving, the art of making useful and decorative items from glass, porcelain, jewelry and the art of making carpets and rugs also developed. देखिए अब इस समय में अगर हम बात करें ना तो कशीदाकारी, एम्ब्रॉयडरी, हाथी दांत, आइवरी और लकड़ी पर नक्काशी का काम, वुड कार्विंग, ठीक है। इसके अलावा कांच और चीनी मिट्टी के उपयोगी सामान बनाना, ठीक है। इसके अलावा बात करें सजावट, ठीक है, सजावट के सामान बनाने की कला, आभूषण, कालीन एवं गलीचे, रग्स, इसको भी बनाने की कला विकसित की गई। मतलब इनके समय में कालीन वगैरह या जो आप कहें आभूषण, ठीक है, या सजावट के सामान, चीनी मिट्टी कांच के सामान, नक्काशी, लकड़ी की नक्काशी करना, ये सारे कला भी जो है इनके समय में विकसित हुई। क्लियर हुआ? ठीक, तो ये था मुगल आर्ट, ठीक है। तो मुगल कालीन आपको कला समझ में आ गई, ठीक। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक एक बार इसको पढ़ लेना है, ठीक है। तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, ठीक। अब जो हम अगला शुरू करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं मुगल आर्किटेक्चर। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बोलूंगा कि जो इनका जो स्थापत्य है मुगलों का, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वनडे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन लगभग लगभग सभी पेपर्स में पूछा जाता है कि ये स्ट्रक्चर या ये आर्किटेक्चर किस मुगल बादशाह ने बनवाया। देखिए अलग अलग मुगल बादशाह के टाइम पर अलग अलग चीजें बनी है। मैंने आपको बताया था बाबर से शुरू होती है और कहां तक जाती है, औरंगजेब तक, ठीक। तो अलग अलग स्थापत्य बनाए गए अलग अलग मुगल बादशाह के समय में, ठीक है। तो आपको यह ध्यान रखना है, इसमें जो जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि साहब ये स्थापत्य किस मुगल बादशाह के कार्यकाल में बना, ये जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। तो अब हमें स्थापत्य पढ़ना है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि मुगलों का स्थापत्य इतिहास में इनसे अच्छा स्थापत्य किसी ने नहीं बनाया। जितने अच्छे स्ट्रक्चर्स इनके समय में बने हैं उतने अच्छे स्ट्रक्चर्स किसी के समय में नहीं बने। मैंने आपको बताया था इनके पास बहुत अच्छा खासा पैसा था, इनकी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी थी, जिसके कारण क्या होता था, इनका स्थापत्य काफी डेवलप हुआ। तो अब हमें पढ़ना है मुगल कालीन स्थापत्य, मुगल आर्किटेक्चर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इनके स्थापत्य कैसे हुआ करते थे, और उसके बाद फिर हम एक एक करके देखेंगे कि किसके शासनकाल में कौन कौन सा स्थापत्य बनाया गया। तो सबसे पहले अगर हम इनके आर्किटेक्चर की बात करें, ड्यूरिंग द मुगल पीरियड डेवलपमेंट ऑफ आर्किटेक्चर मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस। मुगल आर्किटेक्चर वॉज अ मिक्सचर ऑफ इस्लामिक एंड राजपूत स्टाइल। देखिए मुगल काल में वास्तुकला एवं स्थापत्य ने महत्वपूर्ण प्रगति की, ठीक है। तो आर्किटेक्चर का बहुत अच्छा सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हुआ। इसके अलावा बात करें तो जो मुगल कालीन आर्किटेक्चर था, इसमें इस्लामिक और राजपूत स्टाइल, इन दोनों का मिश्रण किया गया, ठीक है। इनके आर्किटेक्चर में इस्लामिक स्टाइल भी दिखेगा आपको और राजपूत शैलियां भी, ठीक है, दोनों का मिक्सचर नजर आएगा। इसके अलावा बात करें तो मुगल आर्किटेक्चर कैन बी सेलिब्रेटेड एट द लास्ट फेज ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। देखिए मुगलों का जो वास्तुकला था, इंडो इस्लामिक स्थापत्य का अंतिम चरण माना जा सकता। देखिए इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर की शुरुआत हुई थी तो दिल्ली सल्तनत से, ठीक है। मुगलों तक आते आते ये आर्किटेक्चर एकदम लास्ट स्टेज में आ गया था, इन विच ईरानियन, तुर्किश, ट्रैक्सनोनियन एंड सल्तनत एलिमेंट्स वर मिक्स्ड विद इंडियन एलिमेंट्स। मतलब इन सारे एलिमेंट्स को जोड़ा गया था, ईरानी, तुरानी, ट्रांस आक्सियाना और सल्तनत कालीन, इन तत्वों के साथ साथ भारतीय तत्वों के साथ सम्मिश्रण किया गया था। इसी को कहा गया इंडो इस्लामिक स्टाइल। इसके अलावा बात करें तो अब मुगल आर्किटेक्चर के कुछ फीचर्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा मुगल आर्किटेक्चर्स के फीचर्स क्या क्या थे। पहला था ग्रैंड पैलेसेस, मॉस्क, गार्डन्स, फोर्ट्स, गेट्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन अ लार्ज स्केल बाय द मुगल रूलर्स। देखिए इनके स्थापत्य में अगर आप देखेंगे तो मुगल शासन काल में एक तो भव्य महल, महल बड़े भव्य बनाए गए। इसके अलावा मस्जिदों का निर्माण हुआ। इसके अलावा बाग, गार्डन जो थे, ठीक है, और किले बहुत बनवाए गए इनके समय,
ठीक है, और आप देखेंगे कि द्वार, ठीक है, आप देखेंगे बुलंद दरवाजा जो अकबर ने बनवाया था फतेहपुर सीकरी में, ठीक है, तो गेट्स, तो इन सारी चीजों का कंस्ट्रक्शन बड़े पैमाने पे हुआ, ठीक है। तो भव्य महल हो, मस्जिद हो, बाग हो, किले हो और गेट हो, इन सारी चीजों का विकास हुआ। रफ स्टोन, रेड सैंडस्टोन एंड मार्बल, ऑल थ्री हैव बीन यूज्ड इन मुगल आर्किटेक्चर। देखिए, इनके समय में एक तो खुरदरे पत्थर, रफ स्टोन, लाल बलुआ पत्थर, इसका इस्तेमाल, और संगमरमर, मार्बल का इस्तेमाल किया गया। अगर आप देखेंगे ताजमहल किसका बना है, संगमरमर का बना है। या हम लाल किला देखें तो किसका बना है, रेड सैंडस्टोन का बना है, ठीक। तो इनके समय में एक तो खुरदुरे पत्थर, रफ स्टोन, इसके अलावा लाल बलुआ पत्थर, रेड सैंडस्टोन, और संगमरमर, मार्बल, तीनों का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। इसके अलावा बात करें द यूज ऑफ कर्व्ड, एंगुलर एंड कलरफुल आर्क्स इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस वेयर द हॉलमार्क ऑफ मुगल बिल्डिंग्स। देखिए, आप इनके समय में अगर आप देखेंगे ना, तो इनका जो भवन निर्माण था, ठीक है, उसमें घुमावदार ऊपर जो हुआ करता था वो कर्व्ड, एंगुलर, और इसके अलावा रंगीन मेहराब, रंगीन मेहराब मतलब कलरफुल आर्केस, आर्किस, ये इनके बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का हॉलमार्क था। अभी हम देखेंगे सारी इनकी बिल्डिंग्स, ठीक है, तो ये इनके कंस्ट्रक्शंस का क्या था, हॉलमार्क था। इसके अलावा बात करें पित्रादोरा टेक्निक। देखिए, इनके समय में पित्रादोरा टेक्निक जो थी वो बड़ी इस्तेमाल होती थी। पित्रादोरा टेक्निक ऐसी थी, आपको नजर आएगा यहाँ पर, ये मार्बल की जैसे वो बनी है दीवार, इसमें ये छोटी 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 ऐसी चित्रकला हुआ करती थी, ऐसी ग्रिड टाइप की, ऐसी ग्रिड टाइप की। आप ताजमहल जाएंगे तो आपको ऐसी ग्रिड टाइप की चीजें नजर आएंगी, इसी को बोलते हैं पित्रादोरा टेक्निक, ठीक है। ये ऐसी ग्रिड टाइप की रहती है, ठीक है, ऐसी ग्रिड टाइप की, ठीक है। तो ये जो ऐसी ग्रिड टाइप की रहती है इसी को बोलते हैं पित्रादोरा स्टाइल। तो ये पित्रादोरा स्टाइल, और इसके अलावा इनमें इनके नक्काशी बहुत हुआ करती थी, मतलब इनकी दीवारों में आप देखेंगे तो अलग अलग नक्काशी हुआ करती थी, कैलीग्राफी। ये बड़ा मेन फीचर रहा है मुगल आर्किटेक्चर, मतलब उसको सुंदर दिखाना, ठीक है, उसको बेसिकली क्या दिखाना, सुंदर दिखाना। तो पित्रादोरा टेक्निक आपको समझ में आई, ये ऐसा वॉल रहती है और इस पर ये ऐसी नक्काशी बनी। इसके अलावा बात करें इन मुगल आर्किटेक्चर, as much attention was given to the grandeur and vastness, also the same attention was given to the decoration, ornamentation and nuances. देखिए, मुगल स्थापत्य में भव्यता, विशालता पर जितना ध्यान दिया गया, ठीक है, उतना ही ध्यान सजावट, अलंकरण और बारीकियों पर दिया गया, दोनों चीजों पे ध्यान दिया गया। देखिए, अगर आप इनके आर्किटेक्चर देखिए तो कितने बड़े बड़े इनके आर्किटेक्चर बनाए, लेकिन उसके साथ साथ उसका डेकोरेशन, ठीक है, ऑर्नामेंटेशन, ठीक है, इसके अलावा जो हुआ करता था इनका बारीकियां, न्यूएंसेस, इसका बड़ा ध्यान दिया गया, ठीक है। और इसके अलावा बात करें तो मुगल आर्किटेक्चर इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया, मतलब मिश्रित संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग था, ठीक है। तो ये सारे मुगल आर्किटेक्चर के फीचर्स थे, याद रखना है आपको। महल इन्होंने बनवाए, मस्जिद बनवाई, गार्डन बनवाए, लाल बलुआ पत्थर और मार्बल का इस्तेमाल करते थे ये, इनकी बिल्डिंग में कर्व्ड, एंगुलर और कलरफुल आर्क्स थे, पिथागोरस टेक्निक का इस्तेमाल करते थे ये, ठीक है। और इनके यहाँ सिर्फ विस्तारता का नहीं, विशालता को ही नहीं, डेकोरेशन और बारीकियों को भी ध्यान दिया जाता था, और ये कंपोजिट कल्चर बना, मिश्रित संस्कृति बनी भारत का, मुगलों का आर्किटेक्चर, ठीक। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे कि किस किस के समय में कौन कौन सा स्थापत्य बनाया गया, ठीक है। तो मुगल स्थापत्य की अगर हम बात करें तो सबसे पहले था बाबर। देखिए, बाबर के समय में, बाबरनामा में ये चीज लिखी हुई है कि बहुत ज्यादा कोई स्थापत्य नहीं बने थे बाबरनामा में, लेकिन कुछ बिल्डिंग्स बाबर ने बनवाई थी, ठीक है। अब कौन कौन सी बिल्डिंग बाबर ने बनवाई थी, तो एक तो था काबुली बाग मॉस्क, पानीपत में, ठीक है, काबुली बाग मस्जिद बनवाई पानीपत में। इसके अलावा बनवाई जामी मस्जिद संभल में। बाबरी मस्जिद इसके इन्होंने नहीं बनवाई थी, बाबरी मस्जिद इनके एक सेना नायक ने बनवाई थी, मीर बाकी नाम से, ठीक है। ये बाबरी मस्जिद वही है जिसके जगह पर अब अयोध्या में राम मंदिर बना, ठीक।
तो ये बाबरी मस्जिद जो थी ये बाबर के समय में बनवाई गई थी, और ये किसने बनवाई थी? मीर बाकी ने। इसके अलावा इन्होंने एक आरम बाग बनवाया था आगरा में। तो बाबर के टाइम पर काबुली बाग मॉस्क, जामी मस्जिद संभल की, बाबरी मस्जिद, ठीक है, और आरम बाग आगरा में, ये 4 स्थापत्य बनवाए गए थे। तो स्थापत्य याद रखिएगा बाबर के समय में। अगला था हुमायूं। हुमायूं के समय में कोई खास बिल्डिंग्स तो नहीं बनवाई गई थी, क्योंकि हुमायूं ज्यादातर अपने शासनकाल में 15 साल तो लगभग लगभग बाहर ही थे, और जो शुरू के वो 10 साल राज किए उसमें भी वो आपसी विद्रोह हटाने में लग गए, तो उनको स्थापत्य बनाने का समय उतना नहीं मिला। हालांकि फिर भी इन्होंने एक बिल्डिंग बनवाई थी जिसका नाम था दीनपना, और इसी दीनपना बिल्डिंग की लाइब्रेरी से नीचे गिरते हुए हुमायूं की 1555 में मृत्यु हो गई थी। ये वही दीनपना है। तो हुमायूं ने अपने शासनकाल में क्या बनवाया? दीनपना, ठीक है। हालांकि कुछ मस्जिदें इसने आगरा और फतेहाबाद में बनवाई थी, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है। तो एक ही इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन हुमायूं के टाइम पे हुआ था, वो था दीनपना, ठीक। अब आता है अकबर का शासनकाल। देखिए, अकबर के शासनकाल में आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हुआ, ठीक है, जिसमें हिंदू और मुस्लिम स्टाइल दोनों का इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। देखिए, अकबर को स्थापत्य बनाने का समय भी मिला, क्योंकि लंबे समय तक ये शासन कर पाया, ठीक है, और इसके समय में जो शांति थी वो पीस काफी ज्यादा था, ठीक, और अर्थव्यवस्था भी बहुत अच्छी थी। तो अकबर के समय में बहुत सारे स्थापत्य बने। जैसे आप बात करें हुमायूं का मकबरा, हुमायूं टॉम्ब जो दिल्ली में है, इसके अलावा आगरे का किला, लाहौर का किला, पंचमहल, इसके अलावा बात करें तो फतेहपुर सीकरी शहर बसाया था इन्होंने। अब फतेहपुर सीकरी में ही दीवाने आम और दीवाने खास था। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, दीवाने आम और दीवाने खास 2 जगह पे, एक दीवाने आम दीवाने खास फतेहपुर सीकरी में है, और दूसरा जो है वो है दीवाने आम दीवाने खास जो दिल्ली के लाल किले के अंदर है, ठीक है। तो दिल्ली के लाल किले के परिसर में है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, इन्होंने जो वो बनवाया था फतेहपुर सीकरी में दीवाने आम और दीवाने खास, ये फतेहपुर सीकरी में बनवाया था। लेकिन अगर आप लाल किले की बात करेंगे, ठीक है, उसमें जो दीवाने आम और दीवाने खास बनवाया था वो शाहजहां ने बनवाया था। तो दीवाने आम और दीवाने खास में कंफ्यूज मत होइएगा, देख लीजिएगा कि दीवाने आम वो फतेहपुर सीकरी वाला है या लाल किले वाला। फतेहपुर सीकरी वाला अकबर ने बनवाया था, और लाल किले वाला किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया। और वही दीवाने खास का भी है, ठीक। इसके अलावा इनके समय में सलीम चिश्ती की दरगाह बनी, ठीक, हवा महल, बीरबल महल, जोधा महल, ये सब फतेहपुर सीकरी में था। मरियम्स पैलेस और तुर्किश सुल्ताना कोठी, ये सब प्रोमिनेंट आर्किटेक्चर्स थे जो अकबर के टाइम पे बने थे। क्या क्या बना था? हुमायूं का मकबरा, आगरे का किला, लाहौर का किला, पंचमहल, फतेहपुर सीकरी, दीवाने आम दीवाने खास, सलीम चिश्ती की दरगाह, हवा महल, बीरबल महल, जोधा महल, मरियम पैलेस और तुर्किश सुल्ताना कोठी। किसके टाइम पर बनी? अकबर के टाइम। इसके बाद आता है पीरियड जहांगीर का। देखिए, जहांगीर के समय में स्थापत्य तो कम बने थे, लेकिन इनके समय में बाग और पेंटिंग्स बहुत बनी थी। मैंने आपको बताया था पेंटिंग का स्वर्णिम काल था जहांगीर का, ठीक। तो इनके समय में स्थापत्य कम और पेंटिंग पर ज्यादा ध्यान दिया गया, और गार्डन, इनके समय में गार्डन बहुत सारे बनाए गए थे। लेकिन इनके समय में भी कुछ कुछ कंस्ट्रक्शन किए गए, जैसे अकबर का मकबरा बनवाया गया सिकंदरा में, ठीक है। तो अकबर स्टोम जो था वो बनाया गया सिकंदरा में। इसके बाद अतमाउत्तौला का टोम, ये नूर जहां ने बनवाया था, जो कि पित्रादोरा आगरा में, फेमस इन पित्रादोरा स्टाइल। अच्छा देखिएगा, आगरा में जो ताजमहल बना है ना, ठीक है, वो इसी के कंस्ट्रक्शन को डिजाइन में ध्यान में रखते हुए बनाया गया, ठीक। अतमाउद्दौला स्टोम, ठीक है। अतमाउद्दौला कौन थे? नूर जहां, जो जहांगीर की तीसरी पत्नी थी, ठीक है, उनके पिता थे अतमाउद्दौला, और उनका जो मकबरा है वो आगरा में किसने बनवाया था? नूरजहां ने, ठीक है। इसके अलावा इनके टाइम पर 2 गार्डन्स बनवाए गए। एक बनवाया गया दिलकुशा गार्डन, ये लाहौर में है, दिलकुशा बाग जिसको कहते हैं, ठीक है, ये आज का जो पाकिस्तान में जो लाहौर है उसमें है। और कश्मीर में शालीमार बाग, ये हुमायूं जहांगीर के टाइम पे बनवाया गया। तो जहांगीर के टाइम के आपको 4 मेन कंस्ट्रक्शंस याद रखने। एक तो अकबर का मकबरा,
अत्मउद्दौला का मकबरा, दिलकुश बाग लाहौर में और शालीमार बाग कश्मीर। इसके अलावा मरियम उज्जमानी, ठीक है, इनका सिकंदरा में मकबरा बनवाया गया, मरियम उज्जमानी का, ठीक है। ये भी किसके टाइम पे बना? जहांगीर के टाइम। क्लियर है? ठीक, तो जहांगीर के टाइम पे क्या क्या बना समझ में आया। इसके बाद अगला जो आते हैं वो आते हैं शाहजहां। अब भैया शाहजहां का तो आर्किटेक्चर में गोल्डन पीरियड माना जाता है, मतलब शाहजहां के ने जितना स्थापत्य बनवाया वो पूरा गोल्डन पीरियड माना जाता है। शाहजहां के फेमस क्या क्या थे? आगरे का किला, ठीक। इसके बाद इन्होंने शाहजहानाबाद शहर बसाया, लाल किला दिल्ली वाला, जामा मस्जिद दिल्ली की किसने बनवाई थी? शाहजहां ने। इसके अलावा बात करें ताजमहल, हम सब जानते हैं आगरा में शाहजहां ने बनवाया था, किससे? व्हाइट मार्बल, सफेद संगमरमर से बनवाया था। इसका डिजाइन बनाया था उस्ताद अहमद लाहौरी ने, याद रखिएगा ये उस्ताद अहमद लाहौरी ने इसका डिजाइन बनाया था, ठीक है। और किसके डायरेक्शन पे? उस्ताद ईसा खान के डायरेक्शन में, ठीक। तो ताजमहल का जो डिजाइन था वो किसने बनवाया था? उस्ताद अहमद लाहौरी ने। इसके अलावा बात करें दिल्ली के लाल किले के अंदर इन्होंने बहुत सारी बिल्डिंग्स बनवाई थी, जैसे रंग महल है, हीरा महल, नौबाग खाना, दीवाने आम दीवाने खास, मैंने बताया आपको। शाहजहां ने लाल किले के अंदर भी दीवाने आम और दीवाने खास बनवाया था। इसके अलावा इसने सावन और भादो दो पवेलियन बनवाए थे, हयात बख्श बाग, ठीक है, और इनका फाउंटेन भी बहुत था, ठीक है। तो इसके अलावा इन सारी, तो ये सारी चीजें किसने बनवाई थी? शाहजहां ने। आगरे का किला, शाहजहानाबाद शहर, लाल किला, जामा मस्जिद, ताजमहल। इसके अलावा बात करेंगे तो रंग महल, हीरा महल, नौबत खाना, दीवाने आम दीवाने खास और सावन और भादो दो पवेलियन बनवाई थी, ठीक है। और आखिरी जो पीरियड आता है वो आता है औरंगजेब का। देखिए औरंगजेब के टाइम पर कुछ बहुत ज्यादा स्थापत्य तो नहीं बना था, लेकिन अगर हम बात करें तो बादशाह की मस्जिद बनवाई थी लाहौर में। इसके अलावा मोती मस्जिद बनवाई लाल किले के अंदर, और रबियुद्दौरानी टोम औरंगाबाद में, इसको भी किसने बनवाया था? औरंगजेब ने। इसी को कहा जाता है बीबी का मकबरा, याद रखिएगा। रबियुद्दौरानी जो टोम्ब है इसी को बोला जाता है बीबी का मकबरा, ठीक है। और ये भी मार्बल का बनवाया गया था, और ये ताजमहल को कॉपी किया गया था, इसको दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है। जो बीबी का मकबरा है औरंगाबाद में, ये औरंगजेब ने अपनी पत्नी रबिया उद दौरानी के लिए बनवाया, ठीक है। ड्यूरिंग पीरियड ऑफ औरंगजेब there was a decline in the development of Mughal architecture which became evident in the subsequent Mughal period, ठीक है। अब इसके बाद से जो स्थापत्य पे जो रोक लगी, इसके बाद से फिर कोई भी स्थापत्य नहीं बन पाया। अगले पॉइंट्स आपको याद रखना है। मुगल आर्किटेक्चर होल्ड्स एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन द वास्ट वेल्थ ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर which is reflection of Hindu Muslim culture. Clearly Mughal architecture was a period of prosperity. मैंने आपको बताया प्रॉस्पेरिटी का पीरियड माना जाता है मुगल आर्किटेक्चर। इसके अलावा बात करें ड्यूरिंग मुगल पीरियड देयर वाज अ डेवलपमेंट एट द प्रोविंशियल एंड लोकल लेवल्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड इन राजपूताना एंड साउथ इंडिया। मान मंदिर ग्वालियर में बनवाया गया, गोविंद देव टेम्पल वृंदावन, हवा महल जयपुर, गोल्डन टेम्पल अमृतसर। ये सारे भी जो प्रोमिनेंट जो स्ट्रक्चर्स थे ये मुगल काल में ही बनाए गए, लेकिन मुगलों के द्वारा नहीं बनाए गए, ये और लोगों के द्वारा बनवाए गए थे। क्लियर है? ठीक। अब यहां से हम देखेंगे सब आर्किटेक्चर्स की फोटो एक एक बार कि किसने कौन सा स्थापत्य बनवाया था। मैं आपको सारे स्थापत्य बता चुका हूं, एक बार फिर रिवीजन करवा देंगे किसने किसके समय में कौन कौन सा स्थापत्य बना था। ठीक, तो सबसे पहला बाबर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो बाबर के समय में मैंने आपको बताया था, बाबर के समय में सबसे पहला जो बनी थी वो बनी थी काबुली बाग मस्जिद। ठीक है, ये है काबुली बाग मस्जिद। ठीक है, ये किसने बनवाई थी? बाबर ने बनवाई थी। ठीक, इसके बाद है ये है जामी मस्जिद। ठीक, ये संभल में है, ये भी किसने बनवाई थी? बाबर ने बनवाई थी। ठीक है, तो काबुली बाग मस्जिद और जामी मस्जिद संभल में, ये किसने बनवाई? बाबर ने बनवाई थी। इसके अलावा बात करें ये जो विवादित जो था बाबरी मस्जिद, ये इनके जो बाबरी मस्जिद उस टाइम पर, जिस टाइम पर बाबरी मस्जिद ये थी उस टाइम की फोटो है ये। ठीक है, तो अब तो अयोध्या में राम मंदिर बन गया। ठीक,
लेकिन बाबरी मस्जिद जो बनवाई थी वो मीर बाकी ने बनवाई थी। ठीक है, तो ये भी किसके टाइम पे बनी थी? बाबर के समय में। इसके अलावा बात करें आरामबाग, ये है आरामबाग। ठीक है, ये जो है आगरा में है आरामबाग, और ये भी किसके समय में बना था? बाबर के समय में। ठीक, तो बाबर के समय की चार चीजें आपको याद हुई, काबुली बाग मस्जिद, जामी मस्जिद संभल की, मीर बाकी ने बनवाई थी बाबरी मस्जिद, और आरम बाग आगरा में। इसके बाद मैंने आपको बताया था हुमायूं के टाइम पर सिर्फ एक ही चीज बनी थी, वो थी दीन पना। ये है दीन पना। ठीक है, इनके समय में हुमायूं में सिर्फ एक ही चीज बनवाई गई थी, दीन पना। ठीक है, और इसी की सीढ़ियों से, इसी के अंदर लाइब्रेरी है जिसकी सीढ़ियों से गिर के हुमायूं की डेथ हुई थी। इसके बाद आ जाते हैं अकबर काल में। तो अकबर काल का सबसे पहला जो स्थापत्य था मैंने आपको बताया था वो क्या था? अकबर काल का सबसे पहला जो स्थापत्य था वो क्या था? हुमायूं का मकबरा। ये दिल्ली में है, ये आपको नजर आ रहा है, ये है हुमायूं का मकबरा। इसके अलावा बात करें, ये है आगरे का किला, आगरा का किला। ठीक है, तो ये आगरे का किला किसने बनवाया था? अकबर ने। इसके अलावा बात करें, ये है लाहौर का किला। ठीक है, ये लाहौर का किला भी किसने बनवाया था? अकबर ने। इसके अलावा बात करें पंचमहल, मैंने आपको बताया था पंचमहल, ये किसने बनवाया? ये भी किसने बनवाया? अकबर ने बनवाया। ठीक है, तो हुमायूं का मकबरा, आगरे का किला, लाहौर का किला और पंचमहल। इसके बाद बात करें, ये था फतेहपुर सीकरी पूरा शहर। ये देखिए फतेहपुर सीकरी का ये जो गेट है इसी को बोलते हैं बुलंद दरवाजा। ये भी किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है फतेहपुर सीकरी में। ठीक, इसके बाद बात करें फतेहपुर सीकरी के बाद, ये फतेहपुर सीकरी में है दीवाने आम, ये अकबर ने बनवाया था। ठीक है, तो ये दीवाने आम वो है जो अकबर ने बनवाया था फतेहपुर सीकरी में। और ये है दीवाने खास। ठीक है, ये भी कहाँ है? ये भी फतेहपुर सीकरी में है। ये भी किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। ठीक, इसके अलावा बात करें, ये है सलीम चिश्ती की मकबरा। ठीक है, सलीम चिश्ती की मकबरा ये भी बनाई गई थी किसके टाइम पे? अकबर के टाइम पे। तो सलीम चिश्ती की क्या है? ये मकबरा। इसके अलावा बात करें, ये है हवा महल। ठीक है, ये भी फतेहपुर सीकरी में है हवा महल, और ये किसने बनवाया था? ये भी अकबर के ही टाइम पे बना था। ठीक है, तो ये सारे स्थापत्य हैं। ये है बीरबल महल। ठीक, ये बीरबल जो है, ठीक है, ये इनके नवरत्नों में थे अकबर के, और बड़े खासम खास हुआ करते थे अकबर के। ठीक है, तो बीरबल का जो महल था ये फतेहपुर सीकरी में बना है, और ये है जोधा महल। ठीक है, अकबर की जो रानी थी जोधाबाई, उनका महल फतेहपुर सीकरी में बना था। ठीक है, इसके अलावा बात करें, ये है मरियम का महल। मरियम का महल, प्रिंस मरियम का महल, ये उनका महल था। ठीक है, और ये जो थी, ये थी तुर्की सल्ताना की कोठी। तुर्की सल्ताना की कोठी, ये भी अकबर के समय में बनवाई गई थी। ठीक, तो अकबर के समय के स्थापत्य याद कर लीजिएगा। ठीक है, एक बार फिर दोहरा देता हूं, हुमायूं का मकबरा, आगरे का किला, लाहौर का किला, पंचमहल, इसके अलावा फतेहपुर सीकरी, दीवाने आम, दीवाने खास, सलीम चिश्ती का मकबरा, हवा महल, बीरबल महल, जोधा महल, मरियम महल और तुर्की सुल्ताना की कोठी। ये किसके टाइम पर बनी? अकबर के समय में। इसके बाद आ जाते हैं जहांगीर। ठीक, जहांगीर के समय में जो सबसे पहला स्थापत्य बना, ये बना अकबर का मकबरा। ये अकबर का मकबरा है, ये कहाँ पे है? सिकंदरा में। ठीक है, ये किसके टाइम पे बना? जहांगीर के टाइम पे। इसके अलावा बात करें, ये है आत्माउद्दौला का मकबरा जो नूरजहां ने बनवाया था। देखिए कितना बड़ा और कितना भव्य जो मकबरा है, ये नूरजहां ने बनवाया था, जहांगीर की जो पत्नी थी, उन्होंने अपने पिता के लिए बनवाया था, और ये आगरा में है। ठीक है, और ये पित्रा दौरा स्टाइल का, ठीक है, पित्रा दौरा स्टाइल है। देखिए आप इसमें देखिए, आपको मार्बल्स में नक्काशी नजर आ रही है। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे पूरी स्टाइल है, इसी को बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक, तो ये था आत्मउद्दौला का मकबरा। ठीक, ये भी नूरजहां के द्वारा बनवाया गया था जहांगीर के टाइम। ठीक है, इसके अलावा ये जो मकबरा है ये अनारकली का मकबरा है। देखिए अनारकली का मकबरा जो है ये लाहौर में बनवाया गया था। देखिए जहांगीर और अनारकली, इन दोनों के मकबरे लाहौर में हैं। ठीक है,
तो ये जो मकबरा है ये लाहौर में बनवाया गया था अनारकली का, और उसी के पास ये मकबरा जहांगीर का है जो लाहौर में बनवाया गया। ठीक, तो ये जो मकबरा है ये किसका है? जहांगीर का मकबरा। ठीक, तो ये सारी चीजें बनवाई गई। तो मैंने आपको बताया, एक तो अकबर का मकबरा, एतमाउद्दौला का मकबरा, अनारकली का मकबरा लाहौर में, और जहांगीर का मकबरा भी कहाँ बनवाया गया? लाहौर में बनवाया गया। ठीक, इसके अलावा मैंने आपको बताया इनके समय में गार्डन बनवाया गया था, दिलकुशा गार्डन, दिलकुशा बाग, ये लाहौर में बनवाया गया। ये कहाँ बनवाया गया? लाहौर में बनवाया गया। ठीक है, ये दिलकुशा बाग जो है ना, ये गार्डन जो है, ये बिल्कुल जहांगीर की जो मकबरा है ना उसके जस्ट सामने है। ठीक है, मतलब जहांगीर का जो मकबरा है, ये जो फोटो ली गई है ना, ये जहांगीर के मकबरे से ली गई है फोटो इस बाग की। इसी को बोलते हैं कुशा बाग। ये भी कहाँ है? लाहौर में। ठीक, तो ये दिलकुशा बाग भी है लाहौर में, और इसके अलावा एक और बाग इन्होंने बनवाया था जिसको बोलते हैं शालीमार बाग, ये लाहौर में, ये सॉरी ये कश्मीर में है। शालीमार बाग कहाँ है? कश्मीर में। क्लियर? तो ये स्थापत्य थे जहांगीर के टाइम के। ठीक, तो जहांगीर के टाइम के स्थापत्य आपको याद रखना है, एक तो था अकबर का मकबरा, दूसरा था एतमाउद्दौला का मकबरा, अनारकली का मकबरा, जहांगीर का मकबरा, दिलकुशा बाग और शालीमार बाग। ये किसके टाइम के थे? जहांगीर के टाइम। अब आ जाते हैं शाहजहां, आर्किटेक्चर के विख्यात। ये सब जानते हैं क्या है? ये लाल किला रेड सैंडस्टोन का बना है। तो रेड फोर्ट दिल्ली का लाल किला, ये शाहजहां के टाइम पर बनवाया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये क्या है? ये है जामा मस्जिद। ठीक है, ये कहाँ की जामा मस्जिद है? दिल्ली की। ठीक है, तो दिल्ली की जो जामा मस्जिद, ठीक है, ये किसने बनवाई थी? शाहजहां ने बनवाई थी। ठीक है, ये दिल्ली की बहुत फेमस जामा मस्जिद है। इसके अलावा बात करें, ये आगरे का ताजमहल, ये भी किसने बनवाया था? ठीक, ये भी जो है उसने बनवाया था। किसने? आपके शाहजहां। ठीक, इसके अलावा बात करें, शाहजहां, मैंने आपको बताया था शाहजहां ने एक अपने नाम का शहर बसाया था जिसका नाम था शाहनवाज नगर। ये उसकी फोटो है, ये शाहनवाज। ठीक है, शाहजहानाबाद शहर जो है ये दिल्ली बसाया गया था। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो मैंने आपको बताया था कि इन्होंने लाल किले परिसर में, ठीक है, कई सारी बिल्डिंगें बनवाई थी शाहजहां ने। ठीक है, मैंने आपको बताया था। सबसे पहला जो था लाल किले की अगर हम बात करें, ठीक है, ये था रंग महल। ठीक है, ये था रंग महल। ठीक है, तो रंग महल जो है ये लाल किले के परिसर के अंदर है, और ये शाहजहां ने बनवाया था। इसके अलावा बात करें रंग महल के बाद, ये है हीरा महल। ठीक है, ये हीरा महल भी किसने बनवाया था? ये भी शाहजहां ने लाल किले परिसर के अंदर ही बनवाया था। ठीक है, तो ये जो उत्तर मैं बोल रहा हूं ना, ये रंग महल हो या हीरा महल हो, ठीक है, ये सब किसने बनवाए थे? शाहजहां ने। इसके बाद अगला जो है ये है नौबत खाना। ये नौबत खाना भी किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, ये सारे स्थापत्य याद रखिएगा। ठीक है, नौबत खाना। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बताया था इन्होंने दीवाने आम लाल किले के अंदर भी बसवाया था। ये था दीवाने आम लाल किले वाला, ये शाहजहां ने बनवाया था। फतेहपुर सीकरी वाला किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। ये किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया। ये था दीवाने आम, और ये है दीवाने खास। ये सब लाल किले परिसर के अंदर है। ठीक है, ये किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। ठीक, और इसके अलावा बात करें, ये थी सावन और भादो। ठीक है, ये दो मंडप बनवाए गए थे। ठीक है, यहाँ पर एक फाउंटेन भी हुआ करता था। ठीक है, वो अभी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन ये जो सावन और भादो दो मंडप बनवाए गए थे, ये भी किसने बनवाया था? और ये कहाँ बनवाए गए थे? हयात बख्श बाग में। हयात बख्श बाग में सावन और भादो दो मंडप बनवाए गए। ये स्थापत्य था शाहजहां। ठीक, इसके बाद आ जाते हैं अपने औरंगजेब। ठीक है, आर्किटेक्चर में इसके बाद जो आ जाते हैं औरंगजेब। औरंगजेब के टाइम पर जो स्थापत्य थे, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट थी बादशाह मस्जिद, ये जो लाहौर में बनवाई गई। ये बादशाह मस्जिद है लाहौर की, और इसे औरंगजेब ने बनवाया था। ठीक, इसके अलावा बात करें, ये मोती मस्जिद है।
ठीक है। ये मोती मस्जिद किस परिसर के अंदर है? लाल किले के अंदर। इसको किसने बनवाया था? इसको भी औरंगजेब ने बनवाया था। ठीक है, तो मोती मस्जिद याद रखिएगा, ये किसने बनवाई थी? औरंगजेब ने। इसके अलावा ये बना था बीबी का मकबरा। ये देखिए ताजमहल जैसा लग रहा है। ठीक है, इसको दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है। ये बीबी का मकबरा जो है, ये किसने बनवाया था? ये औरंगजेब ने अपनी पत्नी के उस पर बनवाया था। ठीक है, तो यहां पर आकर के हमारा मुगल आर्ट एंड आर्किटेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। देखिए आर्किटेक्चर में आपको बेसिकली क्या करना है, सिर्फ स्थापत्य याद रखने हैं कि किसके समय में क्या स्थापत्य बनाया गया। ठीक है, अब इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक बचा है लिटरेचर के बारे में, उस पर मैं एक 10 मिनट का वीडियो बनाऊंगा बस। देखिए आजकल चूंकि लिटरेचर से रिलेटेड काफी क्वेश्चन आ रहे हैं कि जैसे ये बुक के राइटर कौन थे। ठीक है, तो आज तो मेरे पास अभी इतना समय नहीं है, वरना मैं आज ही बता देता। इसके ऊपर मैं एक 10 मिनट का वीडियो बनाऊंगा लिटरेचर के ऊपर बस, और इसके बाद से हमारा जो मेडिवल पीरियड है वो कंप्लीट हो जाएगा और हम किस में एंटर कर जाएंगे? मॉडर्न पीरियड में। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। देखिए कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी आई थी कि आप किस बुक से पढ़ा रहे हैं, तो देखिए बुक्स कोई एक नहीं होती है, आपको मल्टीपल बुक्स पढ़नी पड़ती है, तब जाकर के आप एक कन्फाइंड चीजों को बता पाते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, और मैं आपको अगर बुक्स की बात करेंगे तो एनसीईआरटी की जो ओल्ड एनसीईआरटी है हिस्ट्री की, वो काफी अच्छी किताब है अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए। देखिए किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर आपको सबसे पहले क्या होना चाहिए? अंडरस्टैंडिंग बनानी चाहिए। देखिए क्वेश्चन बाद में सॉल्व होंगे, पहले आपकी सब्जेक्ट पर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आप विश्वास मानिए, अगर आपकी सब्जेक्ट पर अंडरस्टैंडिंग हो गई तो क्वेश्चन कोई भी नहीं छूटेगा। लेकिन अगर सब्जेक्ट पर अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी तो आप कितना भी रटते रह जाइए, आपको क्वेश्चन नहीं बनेंगे। क्योंकि आप कितना रटेंगे? सच्चाई ये है कि आप कितना रटेंगे। कितना कुछ है रटने के लिए हिस्ट्री में, तो आप सब चीज तो नहीं रट सकते। ठीक, तो आपको अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट पर बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हमारी क्लास आपको आज आई होप कि समझ में आ रही होगी। देखिए इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट उठ रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, अदरवाइज आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो गाइस थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।